प्रथम कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत। पिछले दिन डॉक्टर गोपाल प्रधान जी ने हमसे पूंजीवाद क्या है विषय पर सारगर्भित बातचीत की। सर जी, आपसे निवेदन है कि आप साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद विषय पर अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद। पहली बात तो यही है कि कल जो व्याख्यान मैंने दिया था तो उसी से जुड़ा हुआ यह विषय भी है। और आप सब जानते हैं कि हम सब लोग अभी जिस दौर में रह रहे हैं वो एक तरह से कह लीजिए कि साम्राज्यवाद के ही नए नए रूपों का दौर है। उसने नए नए रूप पकड़े हैं और जो नए रूप उसने पकड़े उसके कारण कई बार विद्वानों को भी यह समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है कि यह साम्राज्यवाद ही है या कि कुछ और है। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप सब लोग भी जानते ही होंगे कि लगभग इस सदी की शुरुआत में ही इटली के एक विद्वान है, मार्क्सवादी विद्वान हैं, अंतोनियो नेग्री। तो उन्होंने अपने एक और सहकर्मी माइकल हार्ट के साथ मिलकर के एक किताब लिखी जिसका नाम था एम्पायर। तो उन्होंने विशेष रूप से इसी बात पर जोर देने के लिए वह पुस्तक लिखी थी कि इस दौर में जो साम्राज्यवाद है वह उसी तरह का साम्राज्यवाद नहीं रह गया है जैसा कि उसे लेनिन ने देखा था, बल्कि यह जो वर्तमान दौर का साम्राज्यवाद है वह पुराने जमाने के जो साम्राज्य हुआ करते थे उस तरह के दौर में प्रवेश कर गया है। पुराने तरह के जो साम्राज्य हुआ करते थे उनकी क्या विशेषता थी? उनकी विशेषता यह थी कि विस्तार तो था सीमाओं का। हम माने जैसे ऑटोमन एम्पायर, बड़े बड़े जो एम्पायर हुआ, माली एम्पायर, ये जो बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे तो उसमें बड़े साम्राज्य तो ये थे, लेकिन जो स्थानीय जो जगहें थीं उन जगहों को उससे उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता था जितना ज्यादा साम्राज्यवाद के दौर में पहुंचा। तो इसलिए जो स्थानीय इकाइयां थीं वहां पर रहने वालों को थोड़ा बहुत सापेक्षिक रूप से स्वतंत्रता भी प्राप्त हुआ करती थी। तो इसी तरह के दौर को चिन्हित करने के लिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी जिसका नाम था एम्पायर। तो ये पूर्व पीठिका मैंने सिर्फ इसलिए रखी ताकि इस बात को स्पष्ट किया जा सके कि दरअसल यह जो साम्राज्यवाद है इसने नए नए रूप पकड़े और यह जो नए नए रूप पकड़े इसने, उसके कारण कई बार लोगों को भ्रम भी पैदा होता है कि यह साम्राज्यवाद है अथवा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप सब लोग जानते होंगे, कल भी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जो मार्क्स की पुस्तक है, मार्क्स एंगल्स की संयुक्त, उसी में उन्होंने लिखा कि पूंजीवाद को या पूंजीपतियों को मुनाफे की जो अकूत लालसा होती है, जो जो अकूत जरूरत होती है मुनाफे की, मुनाफे के बगैर वो कहीं कुछ कर ही नहीं सकता है। जब तक उसको किसी चीज में मुनाफा न मिल रहा हो तो पूंजीवाद किसी भी कारण से, किसी भी अन्य कारण से उसमें कोई भी निवेश नहीं करता है। मुनाफा उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। तो इस मुनाफे के चक्कर में वो संसार के तमाम देशों में अपनी घुसपैठ बनाता है। और आप सब जानते ही हैं कि खुद इंग्लैंड के भीतर सबसे पहले यह हुआ कि वहां के जो पिछड़े हुए इलाके थे, उदाहरण के लिए आयरलैंड, तो आयरलैंड सबसे पहले उपनिवेश के बतौर इंग्लैंड ने विकसित किया क्योंकि वह खेतिहर इलाका था
तो उसे एक उपनिवेश के बतौर उसने बनाया है। और इसलिए लंबे दौर से, तब से लेकर के आज तक आयरलैंड की स्वाधीनता के लिए विभिन्न तरह से लड़ाई चलती रहती है, और उस लड़ाई ने बहुत बहुत जाने ली, खुद आयरलैंड के भीतर भी, और जिसमें संघर्ष के तमाम तरह के रूप आजमाए गए। मार्क्स एंगल्स के भी समय में आप सब जानते होंगे इस बात को कि एंगल्स की जो प्रेमिका थी दरअसल वो आयरिश मूल की थी। तो आयरलैंड की स्वतंत्रता का जो लक्ष्य था उसके प्रति जीवन भर मार्क्स और एंगल्स पूरी तरह से निष्ठावान रहे। और यह बात भी बताती है कि जो शासक वर्ग है, तो जैसा कि कल भी मैं कह रहा था कि वो अपने वैचारिक जो उपकरण पैदा करता है उसमें एक प्रमुख उपकरण है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी अब देखिए, देश जो है उस पर कब्जा कर लिया पूंजी ने, और यह एक बहुत प्रमुख लड़ाई होती है कि सत्ता पर कब्जा किसका रहेगा, पूंजी का या कि श्रमिक का। तो कहने का मतलब यह है कि पूंजी ने उस लोकतांत्रिक शासन पद्धति जिसे पूरा प्रचलित, वस्तुतः पूंजी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। और यह बात एक संघर्ष का बिंदु बनी रहती है। तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि सत्तावाद को भी उसने अपने लिए परिभाषित किया, वह यह कि पूंजी का जो हित है वही देश का हित है। और इस अर्थ में कोई भी शासक वर्ग इस राष्ट्रवाद नाम की विचारधारा नाम पर तो यह काम किया था इंग्लैंड ने। लेकिन आयरलैंड की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े होने का मतलब था कि संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरुद्ध, यह मान लीजिए कि राष्ट्रवाद का यह भी एक रूप है कि चूंकि हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, इसलिए सारे देशों की स्वतंत्रता के पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए। लेकिन यह जो पूंजीवादी राष्ट्रवाद है, जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है, उसमें यह निहित नहीं है, बल्कि उसमें यह है कि पूंजी का हित ही राष्ट्र का हित है, और इसलिए उसने राष्ट्रवाद को अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवा यानी मुनाफे के लिए, पूंजी के मुनाफे के लिए मूलतः उसने राष्ट्र के उपकरण, है ना, जो सरकार होती है, जो तंत्र होता है, सारे के सारे उपकरणों का, समूचे तंत्र का, समूची सत्ता का इस्तेमाल उसने इसके लिए किया कि पूंजी को मुनाफा हासिल होता रहे। और इसके लिए जब अपने देश के किसानों का, मजदूरों का, यहां तक कि पिछड़े हुए जो इलाके थे, जो देहाती इलाके थे, वहां का शोषण करने के उपरांत, वहां के भी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने के उपरांत उसने जब पर्याप्त नहीं हुआ, और उस प्रसंग में फिर तीसरे लेक्चर के दौरान उस विशेष बात पर मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल एक सूत्र के रूप में मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। यह जो मुनाफा है ना, इस मुनाफे में एक प्रवृत्ति होती है, क्या कि वह मुनाफा लगातार कम होता जाता है। ये एक बहुत ही मशहूर मार्क्स का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया कि पूंजीवाद चूंकि मुनाफा के बगैर रह नहीं सकता, लेकिन उसका संकट यह है कि मुनाफे में एक प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति यह होती है कि वह निरंतर कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, तो जैसा मैंने कहा कि इसको अगले लेक्चर में मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन यह एक प्रवृत्ति होती है। तो चूंकि मुनाफा कम होता जाता है, इसीलिए वह शोषण के लिए नए नए इलाकों की खोज में रहता है, यानी वह भौगोलिक रूप से भी हो सकते हैं
और दूसरे तरह के भी इलाके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यही जो इलाका है जिसको आजकल प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म कहा जा रहा है, कहने का मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स हमको दिए गए हैं, जूम है, गूगल है, फेसबुक है, इन सबों से भी अकूत मुनाफा फिलहाल डिजिटल कैपिटलिज्म कह लीजिए, इसको प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म कह लीजिए, अकूत मुनाफा उसको हासिल हो रहा है। तो इस तरह से नई नई जगहें उसको अपना मुनाफा जो गिर रहा है उस मुनाफे को की क्षतिपूर्ति के लिए नई नई जगहों की तलाश निरंतर रहती है। और यह तलाश, जैसा कि मैंने कहा, कि भौगोलिक भी होती है और मनुष्य के गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के रूप में भी होती है। तो उसे नए नए स्पेस, नई नई जगहों की तलाश रहती है अपने मुनाफे के लिए। तो उस समय जो उन्होंने देखा कि यह जो भौगोलिक प्रसार है पूंजी का अपने मुनाफे के लिए, वह उपनिवेशों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें उपनिवेशवाद के सिलसिले में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उपनिवेशवाद भी एक ही चरण में नहीं हुआ है। एक जो उपनिवेशवाद है जिसके बारे में कहा जाता है उसे सेटलर कॉलोनियलिज्म। आप सब जानते हैं कि फिलहाल इजराइल के बारे में ये कहा जाता है कि वह भी सेटलर कॉलोनियलिज्म का एक उदाहरण है। कहने का मतलब यह कि ये जो यूरोप के लोग थे जिनके यहाँ संसाधनों का अभाव था, सारे संसार में, जैसा हमने कहा पहले ही लेक्चर में कल के, कि आमतौर पर संसाधनों का अभाव रहा है। और इन संसाधनों के अभाव के कारण, और वो एक और विशेष कारण से रहा है, थोड़ी देर बाद साम्राज्यवाद के की व्याख्या के रूप में मैं इस बात को रखूंगा। और वह इस अर्थ में कि वहां पर जो मौसम है वो उतने ज्यादा खेती की उपज के लिए अवकाश नहीं देता है, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ती है और उस ज्यादा ठंड पड़ने के कारण बहुत ज्यादा फसलें नहीं पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए संसाधनों के अभाव के चलते यूरोप के लोगों ने विभिन्न जगहों पर जाकर के अपनी कॉलोनी बनाई, है ना, वहां पर जाकर के रहे और वहां के जो मूलवासी थे उन्हें लगभग समाप्त करके पूरी तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य वहां पर स्थापित कर लिया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि उसे सेटलर कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इसका उदाहरण आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, खुद अमेरिका, है ना, इस तरह के उदाहरण आपको दिखाई पड़ेंगे जिसमें कोई ऐसा केंद्र नहीं है जहां पर वहां का जो संसाधन है उनको लेकर के कोई आर्थिक लाभ का एक तंत्र, वैश्विक तंत्र खड़ा हो जाए, इस तरह की चीज नहीं थी। बल्कि वे ऐसी चीजें थी कि जैसे गोरे लोग गए और वहां पर सेटल कर गए, वहां पर वो रह गए और फिर उन्होंने वहां की स्थानीय आबादियों को नष्ट कर डाला, वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अपने मूल देशों को वहां के लाभ वो भेजते रहे। तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए यह एक उपनिवेशवाद का दौर था जिसे सेटलर कॉलोनियलिज्म कहते हैं। लेकिन साम्राज्यवाद का जो संबंध है वह दूसरे दौर से है। इसलिए अगर आप खोजने जाइएगा तो आप देखिएगा कि नव उपनिवेशवाद उसे ही कहा जाता है जिसकी चर्चा अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और वह सेटलर कॉलोनियलिज्म से अलग किस्म का है। उसकी क्या विशेषता है? और दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रणधीर सिंह। तो जब वैश्वीकरण की शुरुआत हुई और बहुत लोगों ने इस रूप में उसको प्रचारित करना शुरू किया कि इससे पहले वैश्वीकरण नहीं हुआ था, हम ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, पहली बार ग्लोबल पूरे के पूरे माहौल का हम अंग होने जा रहे हैं। तो प्रोफेसर रणधीर सिंह ने यह कहा कि ना, हम पहली बार ग्लोबलाइज्ड नहीं हो रहे हैं, पहली बार हमारा वैश्वीकरण नहीं हो रहा है,
बल्कि उपनिवेशवाद भी एक तरह का वैश्वीकरण ही था। और यह कहने से उनका तात्पर्य यह था कि इस समय जो वैश्वीकरण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, वह समय 90 का समय था। यानी सोवियत संघ के पतन के तुरंत बाद जो एलपीजी आया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन को लेकर के जो तमाम उत्साहपूर्ण बातें हो रही थी, उसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि यह भी एक जो पुराना उपनिवेशवाद था उसी का जारी रूप है। तो इस अर्थ में हमारा वैश्वीकरण पहली बार नहीं हो रहा है। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के अपनी सत्ता कायम की थी, तब भी हमारा वैश्वीकरण हुआ था। तो समझ लीजिए आप कि यह जो सेटलर कॉलोनियलिज्म से अलग जो उपनिवेशवाद नए तरह का विकसित हुआ, साम्राज्यवाद जो विकसित हुआ, तो उसकी विशेषता यही है कि वह एक वैश्विक अर्थतांत्रिक ढांचा था। इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि इंग्लैंड एक हद तक ये कहता है, और खास करके जब दास प्रथा और गुलाम व्यापार के सिलसिले में तमाम लोगों ने जब ये कहना शुरू किया कि ये बहुत ही गंदी चीज है और इसे खत्म किया जाना चाहिए, और खास करके आजकल जब ब्लैक लाइव्स मैटर के इर्द गिर्द रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ पूरी दुनिया में बौद्धिक वातावरण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में कई बार इंग्लैंड उस पाप से अपना उस आपराधिक अतीत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए यह बात कहता है कि यह चीज तो अमेरिका में थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि दरअसल गुलाम व्यापार की सबसे बड़ी मंडी खुद इंग्लैंड के भीतर थी। तो कहने का मतलब कि यह एक वैश्विक तंत्र था जो साम्राज्यवाद के इर्द गिर्द कायम हुआ, और इसी अर्थ में यह पुराने उपनिवेशवाद से भिन्न किस्म का उपनिवेशवाद था, है ना। ये एक ऐसा तंत्र था जिसमें गुलाम लाए जा रहे हैं अफ्रीका से। और अफ्रीका के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान दौर में ये एक माने जिसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा ही जाता है, उसको कहने का मतलब कि अफ्रीका के बारे में आम तौर पर आपको बहुत कम बातें सुनाई पड़ेंगी। तो वो जो अफ्रीका था, तो आज भी हम लोग बहुत सारी बातों के बारे में जब कहते हैं कि दुनिया में यह प्रवृत्ति चल रही है, राजनीतिक, आर्थिक, जो भी हो, तो कई बार हम भूल जाते हैं कि एक अफ्रीका नाम का भी कॉन्टिनेंट है, और बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और कई बार हम उसकी उपस्थिति को ही भूल जाते हैं। तो इसलिए अफ्रीका के बारे में भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो वह अफ्रीका है जहां से गुलाम उठाए जाते थे, और ये पूंजीवाद की सबसे बड़ी मतलब इस पूंजीवाद ने अपने विकास के सिलसिले में इस तरह से प्रचारित किया मानो कि उसने सब कुछ श्रम के जरिए या अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए अर्जित किया हो। यह सही बात नहीं है, वह लूट और झूठ का तंत्र रहा है, और यह बात उपनिवेशवाद के सिलसिले में खास करके सही साबित हो जाती है। तो अफ्रीका से बड़े पैमाने पर मानव श्रम की चोरी, ठीक है, उससे ले जाकर के अमेरिका में एक तरह से दक्षिणी अमेरिका के प्रांतों में और लैटिन अमेरिका के भी देशों में जो गन्ना और कपास के काम में उनको लगाना, और फिर गन्ने से जो चीनी पैदा हो रही है उसका उपभोग अपने यहाँ करना है। तो ये एक पूरा बड़ा वैश्विक अर्थतंत्र कायम हुआ। इस वैश्विक अर्थतंत्र की जरूरत की अनिवार्यता के सिलसिले में लिखते हुए हाल में एक किताब आई, प्रोफेसर प्रभात पटनायक और उत्साह पटनायक ने मिलकर के वह किताब लिखी है, जिसका शीर्षक है थियरी ऑफ इंपीरियलिज्म, ए थियरी ऑफ इंपीरियलिज्म। उस किताब में असल में
महत्वपूर्ण वह इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जो लिखा है तो फिर उसका प्रतिवाद करते हुए जो आज की दुनिया में समझ लीजिए कि जीवित बचे हुए सबसे जो प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक लोग हैं, उनमें से एक डेविड हार्वी ने उसमें उसका प्रतिवाद लिखा, वह भी उस पुस्तक में संकलित है, और फिर इन लेखकों का उत्तर भी उसमें संकलित है। तो इसलिए वो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। उसमें उनका क्या कहना है? उसमें उनका यह कहना है कि चूंकि ये देश जो थे यूरोपीय देश, तो उन यूरोपीय देशों की विशेषता यह थी कि वहां पर खेती के लायक मौसम बहुत कम दिनों तक रहता था। और दूसरी तरफ यह था कि चूंकि वहां पर ठंड ज्यादा होती थी, तो इसलिए उनको जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत थी। तो एक ऐसी विचित्र स्थिति थी उनके सामने कि जिसमें उनको उस मौसम में बने रहने, जीवित रहने और अच्छी तरह से काम करने के लिए जितने पोषण की आवश्यकता थी, उतना पोषण उनको वहां से पैदा होने वाली चीजों के जरिए नहीं मिल सकता था। और चूंकि वह नहीं मिल सकता था, तो वैसी स्थिति में ये जो उपनिवेश थे, इन उपनिवेशों, और आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी उपनिवेश कायम हुए हैं वो गर्म मुल्कों में कायम हुए हैं। तो इन गर्म मुल्कों में खेती ज्यादा हो सकती थी। यहाँ का मौसम ऐसा था जहां पर 1, 2, 3 फसलें तक ली जा सकती थीं और ज्यादा अन्न पैदा हो सकता था, जिसकी जरूरत यूरोपीय मुल्कों के लोगों को थी, इसलिए ताकि उनको गर्मी का मुकाबला करने के लिए ठीक से पोषण मिल सके। तो इसलिए उनका यह कहना है, प्रभात पटनायक और उत्साह पटनायक का, कि यह एक अनिवार्यता थी जिसके कारण उपनिवेश बनाए गए और इन उपनिवेशों को एक वैश्विक अर्थतंत्र में शामिल किया गया। मुख्य बात यह इसलिए है क्योंकि कई बार क्या है कि आप लोग जानते ही हैं कि वर्तमान सत्ता इस बात को कह रही है कि गुलामी, आप सुनिएगा अक्सर भाषणों में, कि 1000 साल की गुलामी, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि केवल जो यूरोपीय लोग थे या अंग्रेज थे, इनकी ही गुलामी गुलामी नहीं है, बल्कि उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि जो इस्लामी लोग आए और उन्होंने यहाँ पर जो सत्ता कायम की, तो उसे भी गुलामी के बतौर ही स्वीकार किया जाना चाहिए। और यह बड़े पैमाने पर फिलहाल प्रचार चल रहा है। उस प्रचार का एकमात्र कारण यह है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में देश में इस समय जिन लोगों का केंद्र पर शासन है, उन लोगों का भारत के स्वाधीनता आंदोलन में रत्ती भर योगदान नहीं रहा था। इसीलिए वे ये चाहते हैं कि जो साम्राज्यवाद की धारणा है या जो उपनिवेशवाद की धारणा पर जोर देना जरूरी है कि यह जो उपनिवेशवाद था, यह जो साम्राज्यवाद था, उसके मूल में एक वैश्विक अर्थतंत्र था। और यह जो वैश्विक अर्थतंत्र था, उसमें जो हित साधन होना था, यानी जिन लोगों के फायदे में यह उपनिवेशवाद था, वह उन लोगों का फायदा होना था जो गोरे देशों के पूंजीपति थे। पूंजीवाद का वहां जन्म हुआ था और इसलिए पूरी दुनिया में, जैसा कि मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में भी कहा, कि अपने मुनाफे के लिए वे पूरी दुनिया में फैले, है ना। तो उसमें एक बात यह प्रभात पटनायक और उत्साह पटनायक ने जोड़ी है कि दरअसल यह एक विशेष कारण था जिसके कारण वे उपनिवेश, नए तरह के उपनिवेश, है ना, पुराने उपनिवेश जिनका मैंने जिक्र किया, सेटलर कॉलोनियलिज्म, उनसे भिन्न। और वो जो लोग सेटल किए थे, स्वाभाविक तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, तो वे भी सभी ठंडे ही मुल्क हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये सब ठंडे मुल्क ही थे।
लेकिन यह जो गरम देशों में उपनिवेशवाद कायम हुआ, उपनिवेश कायम हुए, ये नए तरह के उपनिवेश थे। इनकी वही विशेषता थी कि ये विश्व अर्थतंत्र के एक नए ढांचे के इर्द गिर्द इनको पूरी तरह से कायम किया गया था। और इसके लिए जो इनके यहाँ संसाधन थे, यानी इन उपनिवेशों में, तो इन संसाधनों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करने हेतु इनके जो आर्थिक ढांचा था उसका पुनर्गठन किया गया। जो जो अर्थतंत्र था उसे नए तरीके से बनाया गया। और आप सब जानते हैं कि हमारे अपने देश में, भारत में, और विशेष करके उत्तरी भारत में, तो फसलों में खास तरह के बदलाव लाए गए। और मेरा अपना जिला है, और फिर से मैं कहूंगा कि साहित्य का, चूंकि मैं विद्यार्थी हूं तो इसलिए कई बार साहित्य के प्रसंग आएंगे। तो अमिताभ घोष का जो किताब है सी ऑफ पपीज, तो उसमें एक अफीम, ओपियम फैक्ट्री का जिक्र है जो मेरे अपने जिले में है। तो अफीम, बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू करवाई गई है। नील की खेती, आप लोग जानते होंगे, भारत में जो पहले विद्रोह शुरू हुए थे वो नीलहा जो अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे उनके खिलाफ बंगाल में ये बहुत गहराई से हुआ था। तो ये जो नए तरह की क्रॉप्स हैं जिनकी जरूरत यहाँ के लोगों को उतनी नहीं है जितनी उनकी जरूरत यूरोप के लोगों को है ना। और यूरोप के लोगों को, फिर इसको देखिएगा कि यूरोप के लोग अफीम नहीं खा रहे हैं, खिलाया किसको जा रहा है? खिलाया जा रहा है चीन के लोगों को अथवा असम के लोगों को। और असम में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला इसके विरोध में, क्योंकि वहां पर अफीम बड़े पैमाने पर खिलाई गई थी लोगों को, तो जिसका मेडिकल उपयोग होना था उसे एक तरह से कह लीजिए कि और इसी अर्थ में मार्क्स ने इस्तेमाल किया है धर्म के लिए कि रिलीजियन इज द ओपियम। तो क्यों? क्योंकि वो एक तरह से पेन किलर के काम आया करता था, तो जिसका औषधि उपयोग होना था उसे एक नशे के बतौर पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने फैलाया। और उसके लिए यहाँ की जो स्थानीय फसलें थी, जो अन्न आधारित फसलें थी, खाद्यान्न पैदा होता था, तो उसमें हस्तक्षेप किया, उसमें बदलाव लाए, तो अर्थतंत्र का पुनर्गठन किया गया। यहां तक कि आप लोग जानते होंगे कि 1853 में जब रेल आई है तो रेल ट्रैक, जो रेलवे के ट्रैक थे, तो बड़े पैमाने पर उसके लिए किसानों की जमीन पर कब्जा करने की जरूरत का अनुभव हुआ। और उसी जरूरत के मद्देनजर भूमि अधिग्रहण कानून आया था, ताकि किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा सके। तो ये जो बदलाव लाए गए, ये भारत के ही सिलसिले में नहीं, पूरी दुनिया में, जैसा कि हमने कहा कि यह जो नए दौर का उपनिवेशवाद है, इसकी विशेषता यही है कि इसने उपनिवेशों के जो अर्थतंत्र है उसका पुनर्गठन किया, और पुनर्गठन इस उद्देश्य से किया ताकि जो ये प्रभु देश हैं, यूरोपीय मुल्क हैं, इनके पूंजी को मुनाफा हो सके। एक वैश्विक अर्थतंत्र का ढांचा खड़ा करने के लिए ये उपनिवेश कायम किए गए। और इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि रणधीर सिंह ने कहा कि वह था जो पहला ग्लोबलाइजेशन था, यानी विश्व अर्थतंत्र में हमें शामिल किया गया, लेकिन हमारे हितों का ध्यान रखते हुए नहीं, बल्कि जो केंद्र की पूंजी थी, केंद्र का अर्थ हुआ यहाँ पर, आप लोग जानते होंगे, यह एक बहस 60 के दशक में, 70 के दशक में, पिछली सदी में आई थी, और उसके इर्द गिर्द कुछ नई कोटियों का निर्माण किया गया था विश्व के अर्थतंत्र को समझने के लिए, सेंटर पेरिफेरी। तो जिस बात को आज हम साम्राज्यवाद कह रहे हैं उसको समझने के लिए ये एक दो कोटियों का इस्तेमाल किया गया। सेंटर का अर्थ हुआ वे यूरोपीय मुल्क
जहां से साम्राज्यवाद, जिन लोगों ने साम्राज्यवाद दुनिया में कायम किया, और पेरिफेरी उनको जो विश्व अर्थतंत्र के किनारे पर थे, ये वे मुल्क जहां पर उन्होंने उपनिवेश कायम किए। तो ये जो पेरिफेरी था, इस पेरिफेरी से सारा का सारा मुनाफा खींच करके और एक बाकायदे अर्थतंत्र उसके लिए निर्मित किया गया, जिस अर्थतंत्र की निरंतरता आज तक बनी हुई है। तो कहने का मतलब यह कि वह पहली बार उसी दौर में कायम किया गया जिसमें प्रधानता जो होनी थी वो प्रभु देशों की होनी थी, और उन प्रभु देशों की प्रधानता के लिए पूरे जो उपनिवेश बने हुए हैं, उन उपनिवेशों के अर्थतंत्र का पुनर्गठन किया जाना था। और यह पुनर्गठन, जैसा मैंने कहा, कि इस उद्देश्य से किया जा रहा था कि प्रभु देशों का जो अर्थतंत्र है वह सुदृढ़ रह सके। इसके सिलसिले में मैंने आपको बताया कि खेती में हस्तक्षेप किया गया बड़े पैमाने पर, और नए तरह से खेती का एक पैटर्न पैदा करने की कोशिश की गई, जिसके कारण यहाँ पर खाद्यान्न का जो रकबा था, रकबा माने जितने बड़े इलाके में वह खेती होती है, तो वह क्रमशः घटता गया। और यह जो नए नए, जैसे नील, तो नील के लिए और ये अफीम के लिए, तो ये बाकायदे किसानों को जबरदस्ती ये दिया जाता था कि आपको इतने अपने खेत में या तो अफीम की खेती, माने अफीम बनाने के लिए जो उगाया जाता है पौधा, उसे करना होगा, या फिर नील के लिए जो पौधा उगाया जाता है उसे करना होगा, और जबरदस्ती ये करवाया जाता था। तो एक तरह से कह लीजिए कि यह जो खेती थी उसका पुनर्गठन किया गया। दूसरे, आपसे मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया रेल, और पिछले दिनों मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, बल्कि उसे पढ़ाया भी मैंने अपने विद्यार्थियों को। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है लेखक ने। वो पुस्तक का नाम है देश की बात। हालांकि यह इस नाम से एक पुस्तक दरअसल बांग्ला में लिखी गई थी, जो पुस्तक का नाम था देशेर कथा, और उसका हिंदी अनुवाद देश की बात नाम से हुआ था। लेकिन यह पुस्तक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो भिन्न पुस्तक है, लेकिन शीर्षक उसका वही है, देश की बात। तो देश की बात में उन्होंने उठाया एक सवाल कि हमारे देश के लिए रेल की ज्यादा जरूरत है या नहरों की ज्यादा जरूरत है। तो चूंकि यह खेती यहां पर ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मौसम यहां का ऐसा है कि जिसमें फसलें बड़े पैमाने पर इस देश में पैदा हो सकती हैं, इसलिए खेती को प्रमुख हित के रूप में, अगर कोई देश की सरकार ऐसी हो, भारत की अगर सरकार आज स्वतंत्र होती, तो भारत के हितों के लिए, वह लेखक लिख रहा है 1924 में, कि अगर भारत स्वतंत्र होता और यहाँ की सरकार स्वतंत्र देश की सरकार होती, तो भारत के हितों के लिहाज से स्वाभाविक तौर पर वह नहर, जो कनाल है, तो इसको बनाने पर ज्यादा जोर देती। लेकिन जो सरकार है, और इसको आप देखिएगा कि यह जो आधुनिक काल में विकास संबंधी एक विमर्श पैदा हुआ है ना, जिसके मूल में यह है कि विकास किसके लिए, किसका विकास है? तो ये सवाल पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है। लेकिन विकास एक ऐसा मंत्र है जिसके नाम पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। मूलतः यह पूंजी के हित से होता है, जुड़ा हुआ विकास है। तो इसकी प्रतिध्वनि इतने दिनों पहले हम सुन सकते हैं। पहली बार यह आवाज पैदा हुई थी एक तरह से यह उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में, कि आखिर हमारे इस देश को, जो कृषि प्रधान देश है नहीं, बना दिया गया है। यह भी एक खास बात ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी राज के सिलसिले में यह बात नोट की है उस लेखक ने, और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि इस देश को कृषि प्रधान बना दिया गया, अन्यथा यह देश शिल्प और व्यापार
और क्योंकि समंदर बहुत बड़ा समंदर का, ठीक है, इंग्लैंड तो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, लेकिन भारत भी बहुत बड़ा इलाका है जो समंदर से घिरा हुआ है। और इसलिए बंदरगाह आप देखिएगा, गुजरात से आप शुरू करिएगा तो आपके केरल होते हुए और इधर, माने बहुत बड़ा इलाका है जिसमें ढेर सारे बंदरगाह आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए व्यापार, नौ परिवहन मूल रूप से, और ये एक बात है जो तभी से चली आ रही है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर जल परिवहन शुरू कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। कारण यह है कि जल परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन क्या है कि जैसे उस समय अंग्रेजों ने क्या है रेल पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि लेखक का कहना है वो भारत के हित को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि इंग्लैंड की पूंजी को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि जितनी रेलवे कंपनियां थी सबके हेडक्वार्टर इंग्लैंड में थे। और इसलिए यहां पर दूसरी बात, एक तो हुआ कि रेल में जब चलेंगे आप तो उसका किराया वो चूंकि प्राइवेट, और आज चूंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तरह तरह से रेलवे का, तो यह ध्यान में लाने की बात है कि असल में प्राइवेट सेक्टर में ही शुरू हुआ था। और गांधी जी ने इसके बारे में लिखते हुए लिखा था कि भारत में अंग्रेजों का राज स्थायी करने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। कारण उन्होंने बताया कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैंटोनमेंट्स हैं, जितने भी कैंटोनमेंट्स हैं पूरे देश में, यानी जहां पर सेना की छावनियां हैं, उनके इर्द गिर्द उनके बहुत पास में रेलवे स्टेशन हैं, और वो इस हिसाब से बनाई गई थी, है ना। और ये रेलवे का पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि अगर किसी भी इलाके में विद्रोह हो तो उसको सेना भेज करके बहुत आसानी से दबाया जा सके। तो गांधी जी ने इस बात को लिखा कि रेलवे के आने के वजह से हमारे देश में अंग्रेजों का राज स्थायी होने में बहुत बड़ी मदद मिली है। तो एक तो यह हो गया कि रेलवे की सारी कंपनियां विदेशों की थीं, एक बात। और दूसरी बात यह थी कि लोहा, तो लोहा पैदा जहां कहीं भी हो रहा हो, लेकिन उसका व्यापार उस समय वे इंग्लैंड की जो कंपनियां थी वही कर रही थी। जैसे आज के दिन भी, अब धर्म तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, उसमें विश्वनाथ के दर्शन हेतु जो प्रबंधन का जिम्मा दिया गया है वह एक विदेशी कंपनी को दिया गया है, अर्न्स्ट एंड यंग को दिया गया है। तो उसी तरह से पुराने जमाने में यह जो लोहा था, तो लोहा और रेल बिछाने के लिए लोहे की बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत थी। तो कहा कि यह जो रेल अथवा नहर है, तो यह एक द्वंद्व है। भारत देश बना दिया गया था कृषि प्रधान, और इस नाते से नहर मुख्य चीज थी जिस पर ध्यान देना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उससे फायदा पहुंचाना है अपने देश के लोगों को। और आप जानते हैं कि यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो आधुनिक काल में जो एमएनसीज आई, माने 90 के बाद 80 के बाद जो वैश्वीकरण के दौर में, माने एक ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी, अब इस समय हजारों ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं। एक का मैंने अभी नाम लिया ही आप लोगों के सामने। तो ये अपने देश में आकर के, आप लोगों ने सुना होगा कि एक जमाने में कारगिल नाम की एक कंपनी थी जो नमक के व्यवसाय में आना चाहती थी। बहुत सारी तरह की विदेशी कंपनियां इस देश में आई हुई हैं। और आज की स्थिति तो यह है कि लगभग मतलब विदेशी हस्तक्षेप इतना ज्यादा अपने देश में बढ़ गया है कि उसके बारे में तरह तरह की सनसनीखेज खबरें आती रहती हैं। तो बहरहाल, तो ये उपनिवेशवाद का एक तंत्र उस दौर में कायम हुआ, जिसमें मुख्यतः इस बात की है कि जो प्रभु देश है उसके आर्थिक हितों के इर्द गिर्द उपनिवेशों के अर्थतंत्र का पुनर्गठन किया गया।
और भारत के प्रसंग में तो यह विशेष रूप से एक बात ध्यान देने की है, आप लोग जानते भी होंगे कि एक इंडिया ऑफिस हुआ करता था इंग्लैंड में। और जो ब्रिटिश क्या बोलते हैं उसको सत्ता थी, तो उसमें एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, जो भारत का कार्यभार देखते थे। और भारत के संबंध में जितना वहां पर परामर्श होता था, उन सारे परामर्शों का खर्च भारत को वहन करना पड़ता था। यहां तक कि उस लेखक ने बताया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को ब्रिटिश क्राउन ने अपने मातहत लिया, तो क्षतिपूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर उन्होंने कंपनसेशन की राशि प्रदान की, और वह भी भारत से ही प्रदान की। यानी उन्होंने लिखा कि हमारे ही धन से हमको ही बेच दिया गया, और दूसरे ने खरीद लिया। तो ये वैसे ही है जैसे कुछ लोगों ने कहा कि इस देश को इस समय 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। तो लगभग उसी तरह से अंग्रेजों के जमाने में हमारे ही देश के पैसे से हम ही को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को बेचा था। तो भारत के सिलसिले में यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि यह उपनिवेशवाद ऐसा था, जो एक ऐसा अर्थतंत्र था जिसमें फायदा अंततः मेट्रोपोलिस यानी कि प्रभु देश के पूंजीपतियों को हो रहा था। और इसी अर्थ में यह उपनिवेशवाद एक महत्वपूर्ण दौर है, जो हमारे पूरी दुनिया में एक तरह से कह लीजिए कि यह कायम हुआ था। और इसके केंद्र में वे मुल्क थे जो यूरोपीय थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो ठंडे इलाके के मुल्क थे, और उनकी अपनी आर्थिक जरूरतें थीं, जिनके कारण उन्होंने ये उपनिवेश कायम किए। इससे जो हुआ, तो उसके इर्द गिर्द एक और खास बात पर पिछले दिनों ध्यान दिया गया, और उसको आप सैद्धांतिक रूप से एक बात कही जाती है, और उसको आप बस मतलब याद रख लीजिएगा शब्द के रूप में। धारणा मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसको कहते हैं ग्लोबल कलर लाइन। तो यह जो धारणा है, उसे एक हद तक जो अश्वेत या कह लीजिए कि जो ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने इस धारणा को प्रस्तावित किया है। वह यह कि जो हमारा ग्लोब है ना, उसके बीच में एक रेखा खींची हुई है, और वह रेखा किस चीज की है? वह कलर की है। वह स्किन कलर की रेखा है जो हमारे ग्लोब को बांटती है। तो यह भी उपनिवेशवाद के साथ ही जुड़ी हुई बात है, और वह यह कि यह जो उपनिवेश बनाए जिन देशों ने, वो देश गोरे देश थे, और जिन देशों में उन्होंने उपनिवेश कायम किया, आमतौर पर वे कुछ कम गोरे थे। तो इस अर्थ में कह लीजिए कि उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल कलर लाइन है। और उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में यह कार्यभार, कहने का मतलब उपनिवेशवाद केवल उपनिवेशवाद यानी जा करके किसी देश में राजनीतिक सत्ता कायम कर लेना, सिर्फ इतना ही नहीं है। उनका कहना है कि उपनिवेशवाद का गहरा संबंध नस्ल भेद से जुड़ा हुआ है। रंग भेद से, नस्ल भेद भी न कहिए, रंग भेद से जुड़ा हुआ है? और इसलिए उपनिवेशवाद के एक रूप का तो खात्मा हुआ। वह क्या कि राजनीतिक सत्ता जो थी ऐसे इलाकों में, दूसरे देशों में, वह तो समाप्त हुई, लेकिन रंग भेद की समाप्ति हुए बगैर उपनिवेशवाद की समाप्ति भी पूरी नहीं मानी जा सकती। तो इसके कारण आप समझ सकते हैं मैं जिस बात की ओर इशारा करना चाहता हूं, वह यह कि उपनिवेशवाद का एक पहलू रंग भेद भी है, नस्ल भेद भी है। और इसीलिए
एक हद तक जो अमेरिकन ब्लैक हैं वो अपने आप को ब्लैक कंट्री कहते हैं, ब्लैक नेशन कहते हैं। उनका कहना है कि यह यह जो अमेरिका है वो दो देशों में बटा हुआ है ना। एक देश गोरे लोगों का देश है और एक देश अश्वेतों का देश है। और तो कहने का मतलब यह कि यह जो साम्राज्यवाद है, यह जो उपनिवेशवाद है, उसका एक पहलू यह रंग भेद भी है। एक आर्थिक पहलू है जिसमें उन्होंने जो उष्णकटिबंधीय देश थे, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती थी, माने गर्मी का वक्फा जो ड्यूरेशन था वो थोड़ा लंबा था, और जिसके कारण मौसम ऐसा था कि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी तरह से हो सकती थी, तो उस पर उन्होंने कब्जा किया। आर्थिक हितों के चलते वहां के अर्थतंत्र का पुनर्गठन उन्होंने किया, और सिर्फ यही नहीं किया बल्कि आप समझ लीजिए कि यहाँ का जो शोषण होता था उसके और उसका एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य था। वैश्विक परिप्रेक्ष्य यह था कि इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड पूरी दुनिया की मुद्रा को स्थिर रखने में बैंक ऑफ इंग्लैंड की केंद्रीय भूमिका थी। और अगर इंग्लैंड में दाम ऊपर नीचे होने लगते तो पूरी दुनिया की मुद्रा में एक खास तरह की अस्थिरता पैदा हो जाती, और इसलिए उपनिवेशों में जो चीजें पैदा होती थीं उन चीजों का उपभोग उपनिवेशों के लोग न कर सकें, इसके लिए जो उपनिवेशित देश थे वहां के लोगों की आमदनी को जानबूझ करके कम रखा जाता था, क्योंकि अगर अपने यहाँ पैदा होने वाली चीजों का वे ही उपभोग करना शुरू करेंगे तो यूरोप को वे चीजें महंगी मिलेंगी। और जब महंगी मिलेंगी तो इसका अर्थ यह है कि वैश्विक अर्थतंत्र में एक अस्थिरता कायम होगी। इसलिए जो ये उपनिवेशित देश थे यहाँ के लोगों को जानबूझ करके तरह तरह के टैक्स लगा करके उन्होंने दरिद्र बनाए रखा, ताकि जिस चीज का ये उत्पादन कर रहे हैं उसका स्वयं ये उपभोग न कर सके। यानी अन्न जिसे ये पैदा कर रहे हैं अन्न का उपभोग ये स्वयं न कर सके, इस तरह से इनकी आर्थिक स्थिति को रखा गया जानबूझ करके। तो स्वाभाविक तौर पर जब नए तरह से ये किया जाएगा किसी भी समाज में, अर्थतंत्र में जब इतने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया जाएगा तो लोगों के भीतर विक्षोभ पैदा होंगे। तो विक्षोभ जो पैदा हो रहे थे तो उन विक्षोभों को काबू में लाने के लिए एक पूरा का पूरा सोशल कंट्रोल की व्यवस्था खड़ी की गई। और यह जो सोशल कंट्रोल की व्यवस्था है यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और भारत के प्रसंग में इसलिए क्योंकि हम सब लोग ज्यादा अच्छी तरह से अपने संदर्भों से इसको समझ सकते हैं कि उपनिवेशवादी देशों ने पूरी दुनिया में, लेकिन भारत के प्रसंग से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो विक्षोभ पैदा हो सकता था उपनिवेशवादी शोषण के कारण ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक पूरा तंत्र खड़ा किया। उस तंत्र में मुख्य बात थी, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, जानते ही होंगे कि आर्म्स एक्ट। खेती वाले इलाकों में लोगों को हथियारों की आम तौर पर जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर किसानों के पास आम तौर पर बहुत पहले से हथियार लोकल हुआ करते थे, है ना। और आप जानते हैं कि अमेरिका में इतनी ज्यादा हत्याएं होने के बावजूद लोगों के हथियार रखने के अधिकार पर प्रतिबंध इसीलिए नहीं लगाया जा पा रहा है क्योंकि एक हद तक उन लोगों का मानना है कि हथियार रखने की मोनोपोली सरकार के पास नहीं होनी चाहिए केवल, है ना। तो हथियार हमारी स्वतंत्रता को एक खास तरह का का आधार देता है, और इसीलिए हथियारों पर वहां पर प्रतिबंध लगाना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन भारत में 1857 के बाद 1858 में आर्म्स एक्ट आया, जिसके जरिए लोगों के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
और उस समय याद है कि जो जो घर थे, जिन जगहों पर हथियार हुआ करते थे, उन्हें लोगों ने दीवारों में छुपा दिया, और आज तक पुरानी दीवारें जब गिरती हैं तो वे हथियार, चाहे वे तलवारें हों, भाले हों, ये सब पाए जाते हैं। तो एक तरह से एक ये कंट्रोल उन्होंने किया कानून के जरिए, आर्म्स एक्ट, पुलिस एक्ट। और आज तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में पुलिस के खिलाफ एक पूरा विद्रोह हुई, और जिस आंदोलन का मैंने जिक्र किया, ब्लैक लाइव्स मैटर, तो उसकी एक प्रमुख मांग है डिफंड द पुलिस, क्योंकि पुलिस का जो पूरा तंत्र है, वह पूरा तंत्र ही इसी आधार पर खड़ा किया गया है कि जो समुदाय है, उस समुदाय के भीतर ही जो सत्ता है, उसके एजेंट पैदा किए जाएं। और किस लिए पैदा किए जाएं? कंट्रोल करने के लिए पैदा किए जाएं। तो हमारे देश में पुलिस एक्ट भी उसी समय आया हुआ है, 1858 में ही आया हुआ है, जिसके जरिए इसी भारत देश के जो लोकल कम्युनिटी थी, उसी के भीतर से कुछ लोगों को इस बात के लिए ट्रेन किया गया। और यहीं पर नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ, खुद उन गोरे मुल्कों में हुआ। अमेरिका में आप जानते हैं कि इस बात को कहा जा रहा है कि पुलिस का चरित्र ही एंटी ब्लैक है। तो उस जमाने में आप समझ लीजिए कि पुलिस पैदा की गई, यानी भारत के ही लोगों को, कुछ लोगों को इस तरह का बनाया गया जो अंग्रेजों की सत्ता को स्थायित्व देने के लिए एक तंत्र की तरह से काम कर सके। तो ये जो सामाजिक नियंत्रण के तमाम तरह के उपकरण, जिनमें से माने ये कानून बने, फिर अदालतें हैं, यह भी एक बड़ा पूरा का पूरा तंत्र खड़ा किया गया। और हम सब जानते हैं कि जो लॉ है ना, वो मूलतः, जिस बात को मार्क्स ने कहा कि जो आर्थिक संबंध होते हैं, उनको स्थायित्व देने के लिए जो ऊपरी ढांचा होता है, वो खड़ा किया जाता है। इस संबंध में हम सब जानते हैं कि बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण उनका एक सैद्धांतिक सूत्र है, जिसमें उनका कहना है कि जो आर्थिक हित हैं, जो आर्थिक संबंध हैं, उनको कायम रखने के लिए, उनको स्थायी बनाए रखने के लिए, उनको स्थिर रखने के लिए तमाम तरह के वैचारिक उपकरण, माने विचार, है ना, और कानून, राजनीति, इन सब का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि कानून एक बहुत बड़ी चीज थी, जिसके जरिए, और आप सब जानते हैं, पहले ही कल के भी लेक्चर में मैंने जिक्र किया कि चोरी तो दरअसल पूंजीपतियों ने की। इसलिए प्रूदो नाम के एक सज्जन हुए फ्रांस के, जो अराजकतावादी थे, तो उन्होंने लिखा ऑल वेल्थ इज थेफ्ट, सारी की सारी संपदा मूलतः चोरी है। तो अपराध तो दरअसल पूंजीपतियों ने किया, लेकिन कानून ऐसा बनाया गया कि उन्होंने जो चोरी करके अपने लिए संपत्ति इकट्ठा कर ली है, उसको अगर कोई लेना चाहे तो वह अपराध होगा। तो कानून ऐसे बनाए गए जिससे पूंजीवादी जो संपदा है उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो और उसके इर्द गिर्द फिर अदालतों का पूरा एक तंत्र खड़ा किया गया। तो यह जो सामाजिक नियंत्रण के माने उपनिवेशों में एक हद तक, और अफ्रीका के भी देशों में इसको किया गया, लेकिन उसके ठोस उदाहरण, जैसा मैंने कहा कि चूंकि हमारे अनुभव के वे अंग नहीं है, व्यवस्था के बतौर निश्चित रूप से वहां पर भी खड़ा किया गया था। क्योंकि किसी भी समाज को नियंत्रित करना, जो समाज आमतौर पर स्वतंत्रता प्रेमी समाज हो, तो उस समाज को नियंत्रित करना, उसके अर्थतंत्र को किसी और की सेवा के लिए बदल देना, ये बड़ी मुश्किल चीज होती है। और इससे बिना लोगों को पराधीन बनाए, बिना उनके दिमाग में समर्पण का पूरा भाव पैदा किए करना असंभव होता है। और इसलिए ये नए तरह के उपकरण उपनिवेशवाद अपने साथ
इन उपनिवेशित देशों में लाया। और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्क्स ने इस बात को कहा था कि अंतर्विरोध निश्चित रूप से आर्थिक जगत के होते हैं, लेकिन उनको निपटाया जाता है सुपर स्ट्रक्चर के क्षेत्र में। कहने का मतलब यह कि जो आर्थिक हित हैं उनके अनुरूप विचारों को, राजनीति को, कानून को पूंजीपति बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ जो पूंजीवाद का विरोध करते हैं वे लोग भी यही करते हैं कि यह जो विचारों का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, वहां पर उसको चुनौती देते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि यह जो उपनिवेशवाद है इसने अपने स्थायित्व के लिए, अपने देश के पूंजी के हित के लिए जो पराधीन देश थे वहां पर उन्होंने सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण की पूरा का पूरा एक ढांचा खड़ा किया। और उस ढांचे के जरिए उसने ये जो विद्रोह हो रहे थे, यहाँ पर तरह तरह के विद्रोह हो रहे थे और बहुत स्वाभाविक है। और आप सब जानते हैं इस बात को, कल ही मैं जिक्र करना चाहता था कि खेती में या आपके यहाँ भी जो लोकल फसलें हैं, तो आप देखिएगा कि आम तौर पर लोग दिन के प्रहर तो जानते हैं, माने सुबह है, दोपहर है, शाम है ना, तो इसके मुताबिक क्या काम किए जाने चाहिए ये तो सब लोग जानते हैं, है ना। एक हद तक लोग घंटा के बारे में भी जानते थे। समय को नापने के ये जो तरीके हैं, तो घंटा के बारे में भी लोग जानते थे, है? पुराने जमाने में क्या था, पहर था, तो इसलिए दोपहर कहा जाता है जब दोपहर बीत गया। 4 पहर, है ना, तो दोपहर बीत गया। तो ये था पुराने समय में। फिर इसके बाद घंटे की धारणा आई, और घंटा शब्द जो है वही बताता है कि कोई चीज थी जो बजाई जाती थी इतना समय बीत जाने के बाद। और इसीलिए महाराष्ट्र में अगर कोई आप लोग जाइएगा तो वहां पर घंटे को बोला जाता है तास। यानी उत्तरी भारत में जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां पर घंटा बजाया जाता था, तो मराठी इलाके में तासा बजाया जाता था उस अवधि के पूरा हो जाने पर। इसीलिए इन समय के मापक इस चीज का यह नाम पड़ा। तो खेती से जुड़े हुए लोग प्रहर को जानते थे, और एक हद तक जो उस समय शासन व्यवस्था थी तो वो एक हद तक घंटा जानती थी। लेकिन मिनट, तो मिनट की जो धारणा है वो पूरी तरह से कारखाने की धारणा है। और इसलिए मार्क्स ने इस बात को कहा कि जो समय है ना, उस समय की चोरी सबसे ज्यादा पूंजीपति करता है, क्योंकि वह जानता है कि समय ही धन है। समय ही धन है, और इसलिए समय पर कब्जा करना एक नए तरह का उपकरण, वैचारिक उपकरण उसने खड़ा किया, और कानूनी उपकरण भी खड़े किए उन्होंने इस समाज को कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने भारत की पुराने तंत्र, और केवल भारत के सिलसिले में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि जो सामाजिक नियंत्रण के पुराने ढांचे थे, हमने बताया आपको कि सामंती जो समाज था वह भी सामाजिक नियंत्रण के अपने किस्म के ढांचों से चलता था। अन्यथा स्वाभाविक तौर पर जो मनुष्य हो तो उसे गुलाम बनाना बहुत मुश्किल होता है ना। वो मनुष्य पैदा ही हुआ है स्वतंत्रता की चेतना लेकर के। प्रकृति संबंधी या अन्य चीजों से भी जो उस पर मजबूरियां थोप दी जाती हैं, उन मजबूरियों के बीच से वह रास्ता बनाता है अपने लिए, माने फ्रीडम आउट ऑफ नेसेसिटी। और ये यूरोपीय दर्शन की बहुत बड़ी बहस है, फ्रीडम वर्सेस नेसेसिटी, कि मनुष्य क्या है, वह फ्रीडम अर्जित करता है किससे, नेसेसिटी के भीतर से। और इस बात को एंगल्स ने लिखा है कि आवश्यकता यानी नेसेसिटी तभी तक अंधी होती है जब तक उसको समझ न लिया जाए। अगर नेसेसिटी को आप समझ लेते हैं
तो उसके भीतर से अपने लिए स्वतंत्रता आप अर्जित कर लेते हैं। तो मनुष्य स्वाभाविक तौर पर अपने लिए स्वतंत्रता अर्जित करना चाहता था, इसीलिए रूसो ने कहा ना, मैन इज बॉर्न फ्री। मनुष्य स्वतंत्र, एक स्वतंत्र चेता चीज होती है। पूरा अस्तित्ववादी दर्शन स्वतंत्रता की धारणा के इर्द गिर्द बना हुआ है, ठीक है। तो मनुष्य एक तरह से कह लीजिए कि स्वतंत्र प्राणी है, उसे गुलाम बनाना बहुत मुश्किल चीज होता है। तो इसलिए सामंती समाज भी कुछ खास तरह के उपकरणों के आधार पर चलता था, जिससे मनुष्य को एक हद तक नियंत्रण में रखा जा सके। और हमारे देश में आप सब जानते हैं कि जाति प्रथा एक ऐसा तंत्र था जिसके जरिए समाज को नियंत्रण में रखा जाता था, यानी उसके जरिए निर्धारित था कि कौन मनुष्य कहां तक जा सकता है। आपके केरल के विषय में तो अभी पिछले दिनों हमारे एक मित्र हैं बजरंग बिहारी तिवारी, उन्होंने एक पुस्तक ही लिखी, केरल में सामाजिक आंदोलन, है ना, और दलित साहित्य। तो उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि एक समय था केरल में जब यह निर्धारित किया गया था कि कौन किस जाति के मनुष्य से कितनी दूरी बना करके बात करेगा। और क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी को खरीदना है कुछ, तो खरीदना है तो वो सड़क में यहां तक जा करके धन रख देगा, फिर वहां से वह मनुष्य आकर के उठाएगा, फिर वह सामान उठा करके वहां तक रखेगा, फिर उसको यह जा करके वहां से उठाएगा। तो इस तरह का सुपरिभाषित पूरी तरह से एक तरह की जाति प्रथा मौजूद थी। जो वहां पर था वह लगभग पूरे भारत में था, और वह बहुत हद तक, बहुत दिनों तक कायम रहा। तेलंगाना आंदोलन के सिलसिले में आप सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक तरह से निर्देश दिया था अपने कार्यकर्ताओं को कि बालों में नारियल का तेल लगा करके मत चला करें, है ना, क्योंकि नारियल का तेल लगाना उच्च जाति का होने की निशानी था। और यह आज भी सही है कि आप लोग जानते हैं उत्तर भारत में घोड़े पर चढ़ना तो दलितों के लिए एक तरह से कह लीजिए कि वो प्रतिबंधित किस्म की चीज है, और शादियों में आमतौर पर लोग घोड़े पर चढ़ करके जाया करते हैं, तो उसको लेकर के हर समय कोई न कोई संघर्ष होता रहता है। तो मनुष्यों को उसकी स्वाभाविक जगह, और इस सिलसिले में जेएनयू के प्रोफेसर थे तो गुजर गए, उनकी एक पुस्तक हिंदी में बहुत चर्चित हुई जो उनकी आत्मकथा थी। एक आत्मकथा का पहला खंड था मुर्दहिया, दूसरा खंड था मणिकर्णिका। तो ये दो खंड आए थे, उसके बाद से उनका निधन हो गया। तो उन्होंने एक जगह बातचीत करते हुए एक तथ्य का उल्लेख किया कि एक जमाने में जब आजादी के पहले एक जो अब पाकिस्तान में पड़ जाता है, भारत के उस हिस्से में जब एक दलित जीते चुनाव पहले हुआ करते थे, आजाद होने से पहले से चुनाव शुरू हो गए थे, तो जब वो चुनाव जीते तो आमतौर पर जो लोग चुनाव जीतते थे उनके सिलसिले में यह आम प्रथा थी कि उनको घोड़े पर बैठा करके जुलूस निकाला जाता था, विजय जुलूस। तो अब बड़ा संकट शुरू हुआ कि ये तो दलित हैं, तो इनका विजय जुलूस जब निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, तो घोड़े पर तो बिठाया नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए तय किया गया कि गधे पर बिठा करके इनका जुलूस निकाला जाएगा, विजय जुलूस। और यह खबर तब के इंग्लैंड के अखबारों में छपी थी। तो जाति प्रथा इतने गहरे तक हमारे देश में मौजूद थी कि जो चुनाव जीता हुआ प्रत्याशी है वह भी घोड़े पर नहीं बैठ सकता है। यानी लोगों के न सिर्फ आने जाने की सीमा तय थी, दूरी आपस में यह तय थी, बल्कि यह भी तय था कि वे क्या खाएंगे। और अंबेडकर ने इसके बारे में विस्तार से अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि क्या क्या चीजें थी जो जाति प्रथा को पुष्ट रखती थी। आप तो जानते हैं कि आपके प्रांत में शरीर के ऊपर ढकने की भी आजादी नहीं थी दलित जाति की स्त्रियों को। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक तंत्र हुआ करता था। इस तंत्र से अंग्रेजों ने लाभ उठाया। क्यों लाभ उठाया? क्योंकि उनको सस्ते श्रमिक मिलते थे।
और पूरा का पूरा जो पूंजीवाद है, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो एक हद तक क्रांतिकारी भावना उसके भीतर थी, उसने उपनिवेशों के भीतर सामाजिक नियंत्रण के लिए पुराने किस्म की जो व्यवस्थाएं थीं उनके साथ समझौता किया और उनके साथ मिल करके, और इसलिए बहुत लोगों का कहना है कि जाति प्रथा अंग्रेजों के आने के पहले उतनी रूढ़ नहीं थी जितना कि अंग्रेजों के आने के बाद हो गई। खास करके जब से सेंसस शुरू हुआ, जनगणना शुरू हुई, उसके बाद से वह रूढ़ हो गई, क्योंकि उसके पहले फिर भी उसमें एक हद तक फ्लेक्सिबिलिटी थी। कहने का मतलब यह कि आप सब जानते हैं कि जैसे शिवाजी महाराज थे, तो शिवाजी महाराज जब शासक हुए, जब नियुक्त हुए, तो पुरोहितों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह से जगह जगह पर कुछ हद तक इस बात का स्कोप था, इस बात की जगह थी कि जो जातियां हैं वो उतना ज्यादा कठोर ढंग से अपनी ही जगह पर नहीं रहती थीं, बल्कि एक हद तक उन्होंने जब जगह बदल ली, अब आज के जमाने में यह संभव नहीं है, शहरों में भी जाति लेकर के आपको जाना पड़ता है, और बड़े से बड़े हिंदुस्तान के शहर में आप जानते हैं कि जाति के हिसाब से मोहल्ले भी बने हुए हैं। तो यह जो तंत्र था, तो उसके पहले, अंग्रेजों के आने से पहले एक हद तक उसमें गतिशीलता थी, लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद खास करके कास्ट सेंसस से, है ना, उसे एक तरह से जड़ बना दिया, स्थिर बना दिया। तो ये कह लीजिए कि ये एक तरह से माना जाता है कि यह जो उपनिवेशवाद था, यह अत्यंत आधुनिक किस्म की व्यवस्था होने के बावजूद इसने जो पुराने तंत्र थे, जो पुरानी व्यवस्था थी, उसका एक हद तक पुनरुत्पादन किया। अपने स्थायित्व के लिए, इन देशों के शोषण के लिए, अपार शोषण के लिए, अबाध शोषण के लिए, और अफ्रीका में भी इसी तरह से जो दास प्रथा थी, तो वो हो सकता है पहले से मौजूद रही हो, लेकिन उसे इतने बड़े पैमाने पर शोषण के एक मजबूत तंत्र के रूप में पुनरुत्पादन उसका किया गया। क्योंकि हम हमारे देश में भी जैसे ये था ही पहले, और खुद क्या बोलते हैं, मार्क्स के साथ भी था कि उनका जब विवाह हुआ, तो आप लोग जानते ही हैं कि उनकी पत्नी के घर से एक स्त्री भेजी गई थी, और वो जीवन भर मार्क्स परिवार के साथ रही, और बाद में मरने के उनको दफनाया भी गया मार्क्स के ही परिवार वालों के साथ, हेलेना देमुथ। तो वहां पर भी यह थी प्रथा कुछ हद तक, मनुष्यों को एक हद तक लोगों की सेवा के लिए भेज देना। लेकिन उसे एक अत्यंत इस पिछड़ी हुई किस्म की चीज को, इस अत्यंत पिछड़े हुए किस्म के तंत्र को एक मजबूत आर्थिक पूरे के पूरे तंत्र में बदल देना। तो यह था जो एक समझौता। जैसे आजकल आप समझते हैं ना कि ये जो टेलीविजन, तो टेलीविजन के जितने चैनल आप देखिएगा, उसमें अधिकांश चैनल जो हैं वो पुरोहितों के, जिसमें तरह तरह का पोंगा पंथ और तरह तरह का अंधविश्वास और इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। इंटरनेट पर भी ज्यादातर ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो कहने का मतलब यह कि तकनीक की आधुनिकता या ऊपरी किस्म की आधुनिकता, जो मध्ययुगीनता है या पोंगापंथ है, या जो सोचने समझने के पुराने किस्म के तरीके हैं, उनको समाप्त करे यह आवश्यक नहीं है, वह उनका पुनरुत्पादन भी कर सकती है। हम सब जानते हैं कि गांवों में जैसे स्कूल गए तो स्वाभाविक रूप से आधुनिक स्कूल थे, तो उन्होंने शिक्षा को सबके लिए एक तरह से शिक्षा का अवसर प्रदान किया। लेकिन फिर भी जहां भी आप जाइएगा, तो सभी के सभी स्कूल आपको आम तौर पर जो सवर्ण लोग थे, या उत्तर भारत का मेरा यह अनुभव है, बहुत संभव है आपके यहाँ न हो यह अनुभव, लेकिन आमतौर पर दिखाई पड़ता है कि वो सवर्ण मोहल्ले में हैं। कोऑपरेटिव की दुकानें हैं तो वो सवर्ण मोहल्ले में हैं, पंचायत भवन है तो वो सवर्ण मोहल्ले में हैं।
तो कहने का मतलब कि यह जो आधुनिकता है, इसने एक पुरानी चीज का पुनरुत्पादन किया। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि हथियार, तो हथियार के साथ जैसा हमने कहा आग्नेयास्त्र जब आए, पुराने हथियार जो थे उनकी बात आप छोड़ दें, लेकिन आग्नेयास्त्र आए, जब से ये फायर आर्म्स जिनको कहा जाता है, वे जब आए तो स्वाभाविक तौर पर उनको खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी, है ना। कोई भी जो चाहे उसको मिल जाएगा, ये संभव नहीं था, उसके लिए धन की आवश्यकता थी। और इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि ये नए तरह की चीज थी, लेकिन इसने धन तंत्र को फिर से मजबूत बनाया, क्योंकि धन तंत्र के हाथ में अब हथियार नाम की भी चीज आ गई। तो जो पुराने ढांचे होते हैं समाज में, ऊपर ऊंच नीच के, वो आधुनिक चीज के आने से पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, ये जरूरी नहीं है, बल्कि उनका नया संस्करण होता है, उनका पुनरुत्पादन होता है। तो इसी तरह से यह जो पुराना ढांचा था सामाजिक नियंत्रण का उपनिवेशों में, जो सामंती ढांचे थे, उन ढांचों का उपनिवेशवाद ने पुनरुत्पादन किया। नस्लवाद को एक वैश्विक तंत्र के रूप में उसने जन्म दिया, और इस तरह से उसने, समझ लीजिए कि एक ऐसा तंत्र कायम किया जिसने इन उपनिवेशित देशों में जो पहले से मौजूद पुराना पुंगापंथ था, उसको नया जीवन प्रदान किया। और इसीलिए उसकी छाया बहुत गहरी है। इसीलिए ऐसा हुआ कि राजनीतिक सत्ता समाप्त हो जाने के बाद भी, और इस सिलसिले में बहुत बहस है कि कैसे राजनीतिक सत्ता की समाप्ति हुई। यह सही बात है कि इन देशों के स्वाधीनता आंदोलनों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। और एक और बात यह भी थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उस द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोपीय शक्तियों को इतनी बुरी तरह से क्या बोलते हैं, कमजोर कर दिया आर्थिक रूप से, कि उपनिवेशों पर शासन कायम करना, रखना उनके लिए असंभव होता चला गया। और स्वयं विश्व पूंजीवाद के भीतर जो पूंजीवादी केंद्र था, वह अब यूरोपीय देशों से खिसक करके अमेरिका के पास चला गया था। और ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, आपने नाम सुना होगा इनका, जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो ये 3 संस्थाएं थी, WTO, वर्ल्ड बैंक और ये IMF। तो इनको ब्रेटन वुड्स एक जगह थी अमेरिका में जहां पर इनको जन्म दिया गया था। तो इसलिए अमेरिका, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के आने के बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, अमेरिका एक तरह से विश्व पूंजीवाद के केंद्र में आ गया था। और इसलिए यूरोपीय जो उपनिवेशवादी देश थे, साम्राज्यवादी देश थे, उनके लिए अब उपनिवेशों को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए लगभग द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग सभी उपनिवेश स्वतंत्र हुए। और उसके बाद जो दौर कायम हुआ, उसको बहुत सारे लोग नव उपनिवेशवाद कहते हैं। हालांकि मैंने जैसा कहा कि यह जो उपनिवेशवाद था, अगर आप शास्त्रीय शब्दावली में जाइएगा तो सेटलर कॉलोनियलिज्म के मुकाबले इसी को नव उपनिवेशवाद कहते हैं। लेकिन जो आम राजनीतिक शब्दावली है, उसमें आमतौर पर नव उपनिवेशवाद उस पुराने उपनिवेशवाद के समाप्त हो जाने, पुराने माने जिसका जिक्र अभी तक मैं कर रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिसकी समाप्ति हो गई, तो उसके बाद जो व्यवस्था कायम हुई, उसके लिए नव उपनिवेशवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह नव उपनिवेशवाद कायम रहा जिन देशों में, और इसके बारे में बहुतेरे लोगों ने लिखा कि कैसे तरह तरह की संधियों के जरिए, कैसे तरह तरह के प्रथाओं के जरिए, है ना, ये जो पूर्व उपनिवेशित देश थे, इनका आर्थिक शोषण जारी रहा है। ये बात बहुतेरे लोगों ने लिखी, और अफ्रीका विशेष रूप से ना, तमाम जो विदेशी कंपनियां थीं, उन्होंने, दक्षिण अफ्रीका आप जानते हैं स्वतंत्र होने के बाद से जो उसकी प्राकृतिक संपदा थी, जो उसके सोने की खदानें थीं, ये सब की सब जो हैं वो विदेशी कंपनियों के कब्जे में रहीं, और उनका लाभ उनको मिलता रहा। तो ये तो जारी था। भारत जैसे देशों में था कि स्वाधीनता आंदोलन के कारण एक लंबे समय तक हमने ऊपर से कम ऐसा नहीं दिखाया
कि हम एक दूसरे विदेशी प्रभुओं की बात मान रहे हैं, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद, विशेष रूप से 90 के दशक के बाद, फिर से जो बयार चली पूरी दुनिया में नव उदारवाद के नाम से, तो बहुत लोगों ने कहा कि दरअसल यही नव उपनिवेशवाद है। और यह जो नव उपनिवेशवाद है, तो मैंने जिक्र किया था आपसे डेविड हार्वे के आपत्ति का, जो उन्होंने प्रभात पटनायक की किताब पर आपत्ति जताई। तो उसमें उन्होंने यह बात कही कि आप ध्यान दीजिए कि है क्या कि अब जैसे जैसे इन पूर्व उपनिवेशित देशों में, जो जिनको क्या बोलते हैं सोशल साइंस की टर्मिनोलॉजी में डीकोलोनाइज्ड कहते हैं, है ना, जिनमें डीकोलोनाइजेशन हुआ, कहने का मतलब कि जो जो प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता थी वो खत्म हुई और नए तरह की सत्ता कायम हुई, जिसमें अर्थतंत्र में शोषण भले होता रहा हो लेकिन राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता हासिल थी। लेकिन डेविड हार्वे का कहना है कि इन जगहों पर जैसे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों ने निवेश करना शुरू किया है, वैसे वैसे फिर से यह जो विदेशी कंपनियां हैं, यह जो विदेशी पूंजी है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है, तो इसके अंतर्राष्ट्रीय कह देने से यह मत समझिएगा कि सारी दुनिया के देशों की पूंजी है ना, वो फिर भी अभी कुछ देशों की पूंजी है। तो इस पूंजी को कैसे लाभ होता है? उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए मोबाइल, तो मोबाइल की जितनी ज्यादा बिक्री होगी उतना ज्यादा मोबाइल बनाने वाली कंपनी एक, और इसमें जो सेवा प्रदान कर रही है वह कंपनी, इसको निरंतर फायदा होता रहेगा। हमने कहा आप लोगों से कि जैसे यही जूम है, तो जूम के लिए ही आपका विश्वविद्यालय पे करता है, एक लाइसेंस फी देता है इसका 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 वो लेने के लिए, इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ये किसके पास जाता है? स्वाभाविक तौर पर जो लोग इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं उनके पास जाता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि यह जो समय है, खास करके 89 के बाद से, सोवियत संघ के पतन के बाद से, आमतौर पर लोगों का यह मानना है कि फिर से पूंजी हमलावर हुई, और यह जो फिर से हमलावर हुई तो उसने पूरी दुनिया में नए वेश में फिर से साम्राज्यवाद कायम किया। और अब तो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, खास करके इराक युद्ध के बाद से, कि न सिर्फ उसने आर्थिक लाभ की दृष्टि से बल्कि बहुत हद तक प्रत्यक्ष सत्ता कायम करके भी पुराना साम्राज्यवाद अपनी तरह से फिर से लौट रहा है। और इसीलिए आज की तारीख में भले अंतोनियो नेग्री कल कह रहे हों कि अब साम्राज्यवाद समाप्त हो गया है, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि साम्राज्यवाद फिर से बहस के केंद्र में आया है। न सिर्फ बहस के केंद्र में आया है बल्कि लोगों की अनुभूति का भी अंग बनता जा रहा है कि पूरी दुनिया में इस समय अमेरिका के नेतृत्व में, हालांकि यह भी बात पूरी तरह से सत्य नहीं है क्योंकि अभी भी कंपटीशन है, तो लेकिन एक हद तक अमेरिका के नेतृत्व में, जिसमें आप समझ लीजिए कि हमारा देश और बहुत सारे दुनिया के देश लगभग चाकर की पोजीशन में पहुंच गए हैं कि वह जो कह रहा है वही हमें कहना है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर के और तमाम तरह की अन्य चीजों के मामले में भी। आप लोग जानते होंगे कि यह जो तेल, तो तेल आज की दुनिया में सबसे ज्यादा खपत वाली चीज है। तो तेल को लेकर के जब संकट खड़ा हुआ तो अमेरिका ने अपना जो रिजर्व था ना, उस रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डाला ताकि तेल के दामों में गिरावट आए। तो उसने दबाव डाला भारत पर भी कि भारत भी अपना रिजर्व रिलीज करे अंतरराष्ट्रीय मार्केट के लिए, और भारत ने अपना रिजर्व रिलीज किया। तो पूरी दुनिया में हम सब लोग जानते हैं कि कोविड के दौरान रेमडेसिविर को लेकर के ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया था और फिर इसके बाद भारत ने पूरा खोल दिया ना भेजने के लिए। तो एक तरह से हम सब के रोज रोज के अनुभव का अंग होता जा रहा है कि साम्राज्यवाद की वापसी हुई है
तरह तरह से वापसी हुई है, न सिर्फ आर्थिक लाभ की दृष्टि से जो उपनिवेशवाद के दौर में था, बल्कि बहुत हद तक प्रत्यक्ष राजनीतिक दखल के रूप में भी वो सामने आ रहा है। अफगानिस्तान में कल तक उनकी सत्ता कायम थी, इन्होंने वापस बुला लिया अलग बात है, लेकिन बहुत हद तक वो राजनीतिक सत्ता भी कायम कर लेने के अर्थ में साम्राज्यवाद वापस लौटा था। और जिसके बारे में लेनिन ने कहा कि ये दुनिया को बार बार बांटने की होड़ है, साम्राज्यवाद और कुछ नहीं है, दुनिया को अपने लाभ के लिए बार बार विभाजित करने की यह प्रतियोगिता है जो साम्राज्यवाद के रूप में हमारे सामने बार बार प्रकट होती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात कह दी है। आप लोगों के सवालात अगर कुछ हों तो निश्चित रूप से आगे बात की जा सकती है। सर जी, एक आध सवाल हमें प्राप्त हुए हैं। पहला सवाल यही कि अंग्रेजी सत्ता ने धर्म, शिक्षा, साहित्य का इस्तेमाल अपने साम्राज्यवादी रुख को आगे बढ़ाने के लिए कैसा किया? धर्म, साहित्य, धर्म, शिक्षा और साहित्य। ठीक है। दूसरा तो सवाल जी, दूसरा सवाल यह है कि विचारधारा शब्द का प्रयोग मार्क्स ने किस अर्थ में किया है? और तीसरा सवाल यह है कि पूंजी और मुनाफे के बीच का अंतर क्या है? ठीक ठीक। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप सब लोग जानते हैं कि धर्म के सिलसिले में तो कहने की मुझे जरूरत नहीं है। एक तरह से कह लीजिए कि माने उस दौर में भी अंग्रेजी राज ने और एक इस बात पर काफी शोध भी हो रहा है कि दरअसल जिसे आप मनुस्मृति कहते हैं, उससे एक सोशल कोड के रूप में अंग्रेजों ने ही स्थापित किया कि यह लोगों के लिए समाज में माना जाने वाला कानून था। लेकिन वह माना जाता था यह नहीं है, बल्कि एक तरह से कह लीजिए कि टेक्स्ट बेस्ड रिलीजियन, चूंकि वो टेक्स्ट बेस्ड रिलीजियन के आदी रहे थे, इसलिए उन्हें भारत में यह जो विविधता थी धर्मों की, भांति भांति के धर्म थे, और धर्म का एक अर्थ कर्तव्य हुआ करता था। हम सब जानते हैं कि धर्म का एक अर्थ कर्तव्य हुआ करता था, एक अर्थ नैतिकता हुआ करता था, एक अर्थ न्याय हुआ करता था। लेकिन इन सभी अर्थों को समाप्त करके एक खास तरह का अर्थ प्रदान करना और उसमें भी एक ग्रंथ को धर्म का मूल स्थापित करना, यह परंपरा, चूंकि उन्होंने यही दुनिया देखी थी और मार्क्स ने इस बात को लिखा है कि अपनी छवि के अनुरूप उन्होंने इन उपनिवेशित देशों को गढ़ना शुरू किया था। तो एक तरह से कह लीजिए कि यह उन्होंने भारतीय समाज में धर्म के अर्थ में किया। दूसरा अर्थ जो शिक्षा का है, आप लोग जानते ही हैं और इस पर बहुत शोध भी हुआ है कि यह जो अंग्रेजी शिक्षा थी, और आज की तारीख में भी यह सही है कि ऑक्सफोर्ड की सबसे अधिक जो कमाई है वो पाठ्य पुस्तकों की बिक्री से है। और पाठ्य पुस्तकों की बिक्री से कहां? उन देशों में जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी। तो कहने का मतलब, और इसके कारण बहुत नुकसान भी होता है हमारे देश को। अभी पिछले दिनों मेरे एक परिचित गए हुए थे अफ्रीका के किसी मुल्क में, तो उनसे मैंने कहा कि भाई अफ्रीका के बारे में सब लोग ये समझते हैं कि मतलब वो तो पूरा सारा अफ्रीका एक ही तरह का है। तो जिस देश में भी जाइए तो वहां की विशेषता के बारे में अगर कोई पुस्तक उपलब्ध हो तो लेकर के मेरे लिए आइए। तो उन्होंने बहुत खोजा, उन्हें कोई पुस्तक अंग्रेजी में नहीं मिली,
केवल और केवल फ्रेंच में उनको 3 पुस्तकें मिली। तो कई बार हम ये समझ लेते हैं कि पूरी दुनिया में केवल अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ता है। पूरी दुनिया में फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन ये भाषाएं भी बोली जाती हैं, और अंग्रेजी जानने वाला इन सब जगहों पर उसी तरह से अच्छी तरह से काम कर सके यह आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में यह धारणा बनी हुई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसा हमने कहा कि इस तरह से उन्होंने अपने लिए, अपने शासन के स्थायित्व के लिए एक चीज बनाई। तो धर्म, शिक्षा और क्या था तीसरा? साहित्य। साहित्य। साहित्य के सिलसिले में देखिए, साहित्य के सिलसिले में आमतौर पर हम लोग आज जिस साहित्य को पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वह ऐसा साहित्य है जो उपनिवेशवाद विरोध के जरिए निर्मित हुआ है ना। तो उस जमाने में साहित्य के प्रसंग में उन्होंने क्या किया था, इसके प्रमाण, इसका सबूत इत्यादि हम लोगों को उतना ज्यादा इसलिए नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि उस समय की जो गतिविधियां थी वो हमारे लिए उतना सुलभ नहीं है। आज जो हमें दिखाई पड़ता है साहित्य, वह आमतौर पर उपनिवेशवाद विरोध का साहित्य है। लेकिन ये सही बात है कि उन्होंने एक हद तक साहित्य के क्या क्या उसको असल में वो एक तरह से हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, यह तो कहना बड़ा मुश्किल है। भाषा के जरिए अगर साहित्य में कुछ उन्होंने हस्तक्षेप किया तो उसका उदाहरण मैं आप लोगों को दे चुका हूं। स्वाभाविक तौर पर उन्होंने भाषा के प्रसंग में एक हस्तक्षेप किया था, और उसके अपने आर्थिक लाभ भी थे, और मानसिक रूप से गुलाम बनाने में भी उसका एक हद तक योगदान था। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में उतना ज्यादा मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। दूसरा प्रश्न था विचारधारा के सिलसिले में। देखिए, यह सही बात है कि मार्क्स ने विचारधारा शब्द का जो इस्तेमाल किया है वह इस अर्थ में इस्तेमाल किया है कि मनुष्य ऐसा समझता है कि वह अपने, और स्वाभाविक तौर पर यह हेगेलीय धारणा थी, है ना, कि क्या है कि विचार जो होता है उसी से यथार्थ उत्पन्न होता है। ये दरअसल क्या बोलते हैं, फिर से मैं कहूंगा कि कांट से आई हुई धारणा थी। कांट का क्या कहना था? कांट का यह कहना था कि वस्तु वास्तव में कैसी है इसे हम कभी नहीं जान सकते, है ना। कारण कि हम जो सोचते हैं वह उस चीज के बारे में सोचते हैं जो इस वस्तु की छवि हमारे दिमाग में होती है। यानी यह वस्तु अपने आप में क्या है, वस्तु निज रूप, थिंग इन इटसेल्फ, इसको हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि हम जिस चीज पर विचार करते हैं वह इस वस्तु की छाया है जो हमारे दिमाग में बनती है। तो इस अर्थ में उन्होंने कहा कि जो यथार्थ है उसका सृजन हमारा मस्तिष्क ही करता है। तो यह चीज हेगेल तक भी आती है, और वह यह कि विचार होते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं, है ना। और दुनिया बदलते नहीं, बनाते हैं। दरअसल विचार ही दुनिया को बनाते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि यह उल्टा बात था ना, कि विचार जो है वही यथार्थ है, वही यथार्थ का निर्माण करता है। मार्क्स ने इस अर्थ में विचारधारा शब्द का इस्तेमाल किया कि यह एक खराब बात है। यह ऐसा समझना है मानो यथार्थ कुछ हो ही नहीं, हम जो चाहते हैं वही हो सकता है। और इसका विरोध करते हुए ही उन्होंने यह बात कही, है ना, कि मनुष्य अब के विचारों से उसकी सामाजिक स्थिति नहीं तय होती है, उसकी सामाजिक स्थिति के अनुरूप उसके विचारों का निर्माण होता है। तो इस अर्थ में विचारधारा को उन्होंने गलत बात समझा था, एक ऐसी बात समझा था जिसमें ऐसा समझा जाता है कि यथार्थ का निर्माण विचारधारा करती है ना। तो इस अर्थ में उन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि विचारों का योगदान एक हद तक संसार को बदलने में भी होता है। तब होता है जब वे विचार यथार्थ को विकृत न करें,
उस पर अपने आप को थोपे नहीं, बल्कि जो यथार्थ की गति है उसको समझ करके उसको बदलने में उपयोग करें। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको नाम लिया था एंगल्स का, कि आवश्यकता तभी तक अंधी होती है जब तक उसे समझा नहीं जाता है। अगर आप नेसेसिटी को समझ गए तो आप उसके भीतर से फ्रीडम को अर्जित कर सकते हैं। तो इस अर्थ में जो विचार संसार के कार्य पद्धति के, उसके बदलाव के, शक्तियों के अनुरूप होते हैं, तो वे विचार संसार में, संसार को समझने और उसे बदलने में काम आते हैं। लेकिन आम तौर पर जिस बात को उन्होंने कहा कि विचारधारा दरअसल एक उल्टी विश्व चेतना है, कहने का मतलब संसार जैसा है उसके उल्टा वो दिखाती है। यानी वह यह विश्वास आपके मन में दृढ़ करती है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं, जैसे हम हैं उसी तरह से हम चाहते हैं। हमारी इच्छा, चाहत, इन सब का निर्माण हमारी सामाजिक स्थिति के अनुरूप होता है। तो इस अर्थ में उन्होंने विचारधारा के प्रसंग में ये दोनों बातों को सामने रखा कि एक विचार जो कि यथार्थ को अपने हिसाब से गढ़ना चाहता है, उसका उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। लेकिन एक दूसरा भी विचार होता है जो यथार्थ की गति के नियमों को समझ करके उसके भीतर जनता के जन कल्याण के लिए बड़े परिवर्तनों को अंजाम देने की चेष्टा करता है। वह विचार निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और इस अर्थ में बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं कि विचार जब एक बार लोगों के सपनों को पकड़ लेते हैं तो वे भौतिक शक्ति में तब्दील हो जाते हैं। इस अर्थ में उन्होंने विचारधारा का, माने दोनों ही अर्थों में उन्होंने मतलब लगाया है। तीसरा प्रश्न जो है पूंजी और मुनाफा, तो ये सही बात है, इसको लेकर के मतलब थोड़ा सा भ्रम भी रहता है और निश्चित रूप से मैं शाम वाले व्याख्यान में इस पर चर्चा करूंगा ना। तो पूंजी, और फिर से मैं कह दे रहा हूं कि शाम वाले व्याख्यान में ही मैं इस पर बात करूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल उस पर बात करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि फिर से शाम को उस विषय पर बातचीत करनी ही है, तो उसमें फिर विस्तार से इस पर मैं बातचीत करूंगा।